जय श्री कृष्णा दोस्तों। एक ही कहानी बार बार रिपीट होती है पर हीरो बदलते रहता है। पहले केजरीवाल, फिर हेमंत सोरेन और अब लालू तेजस्वी। एजेंसी अलग है पर टाइमिंग हमेशा सेम, चुनाव के कुछ दिन पहले। क्या ये कोइंसिडेंस है या केयरफुली स्क्रिप्टेड गेम प्लान? आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे बीजेपी चुनाव जीतने के लिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। जिन संस्थाओं को देश की सेवा करने के लिए बनाया गया था, जिन्हें देश में फेयर इलेक्शन करवाने थे, वो आज सिर्फ केचुआ बन के रह गई है। जिन्हें देश की सीरियस क्राइम को रोकने के लिए बनाया गया था, वो आज सिर्फ बीजेपी को चुनावी फायदा और बड़े बड़े कंपनियों को ब्लैकमेल करके इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पे एक्सटॉर्शन का साधन बना दिया गया। कैसे वोट चोरी का मुद्दा इतने सालों में पहली बार अपोजिशन को नैरेटिव सेट करने का मौका देता है। वोट चोरी जैसे गंभीर मुद्दे को काउंटर करने के लिए प्रधानमंत्री की मां को आगे किया जाता है, लेकिन ये नैरेटिव भी बैकफायर कर जाता है। फिर ये घबराई हुई सरकार मुख्यमंत्री रोजगार योजना लाती है। ये भी डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि ये पैसा महिलाओं को लोन के तौर पे मिला था, जो कि कल को उनको चुकाना भी पड़ेगा। अब आप यूँ समझ लीजिए कि अभी तक गोदी मीडिया, ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बीजेपी आईटी सेल, बीजेपी सब कुछ यूज करके देख लेती है, फिर भी बीजेपी अपनी पहली वाली इमेज नहीं बना पाती है। तब एंट्री होती है अमित शाह की आखिरी होप और सबसे पावरफुल वेपन सीबीआई और ईडी। जहां भी चुनाव होने वाला होता है, वहां पे कुछ दिन पहले सीबीआई ईडी पहुंच जाती है और अपोजिशन के लीडर्स पे रेड करना शुरू कर देती है। लेकिन रेड के दौरान जो भी लीडर्स बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, उनके सारे पाप धुल जाते हैं। वोट चोरी से पहले सारे नैरेटिव्स एंड प्रोपेगेंडा बीजेपी सेट करती थी। एक तरह से बीजेपी अटैकिंग पोजीशन में रहती थी, तो वहीं दूसरी तरफ अपोजिशन जो है डिफेंसिव मोड में। फिर आता है पार्लियामेंट का मानसून सेशन। इसमें अपोजिशन डिमांड करती है कि ऑपरेशन सिंदूर पे भी डिस्कशन हो और उसके बाद वोट चोरी जैसे गंभीर मुद्दा पे भी डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन अपोजिशन का ये डिमांड रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वोट चोरी के सारे प्रूफ्स को दिखाते हैं कि कैसे लूप होल्स का यूज करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव को मैनिपुलेट करती है। इसमें उन्होंने काफ़ी सीरियस एलिगेशन लगाए। राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को काउंटर करने के लिए बीजेपी अनुराग ठाकुर को आगे कर अनुराग ठाकुर आए तो थे काउंटर करने के लिए, लेकिन अनजाने में वोट चोरी जैसे सीरियस एलिगेशन को सही साबित करके चले जाते हैं। एक तरह से ये प्लान भी बीजेपी का बैकफायर कर जाता है। ईसीआई के चीफ ज्ञानेश कुमार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि हम माताओं बहनों का सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक कर सकते हैं क्या। इससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि इतने लंबे ड्यूरेशन वाले वीडियो फुटेज को अगर कोई देखने जाए तो उसको कई हजारों साल लग सकते हैं। शायद भाई साहब को ये नहीं पता होगा कि एक ही आदमी बैठ करके वीडियो नहीं देखेगा, अलग अलग आदमी अलग अलग वीडियो को देख करके वेरीफाई कर सकते हैं। इतनी सीरियस एलिगेशन और प्रूफ्स के बाद भी गोदी मीडिया इस सीसीआई से क्वेश्चन करने के बजाय राहुल गांधी पे सवाल उठाने लगती है। फिर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा के तहत एसआईआर और वोट चोरी जैसे गंभीर मुद्दे को बिहार के जनता को समझाने के लिए निकल जाते हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के इस वोटर अधिकार यात्रा को भर भर के सपोर्ट मिलता है। ये सपोर्ट देखकर बीजेपी घबरा जाती है। बीजेपी सिंपैथी कार्ड खेलती है और प्रधानमंत्री के मां को आगे करती है। हाँ, हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की मां। मुझे कुछ बोले इससे पहले मैं आपको वो क्लिप दिखा देता हूँ जिसमें मोदी जी खुद नॉन बायोलॉजिकल क्लेम करते हैं। पहले जब तक माँ जिंदा थी, मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता हूँ तो मैं कन्विंस हो चुका बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। लेकिन यहाँ पे हैरान करने वाली बात ये आती है कि जो व्यक्ति खुद को दिन भर हिंदू हिंदू क्लेम करते रहता है, वो अपने माँ के देहांत होने पे सर का बाल भी नहीं मुड़वाता, जबकि हिंदू धर्म में सर का बाल मुड़वाना एक प्रमुख प्रथा है, जिसके थ्रू ऐसा माना जाता है कि मोक्ष को प्राप्ति होती। खैर जो भी हो, हमारे प्रधानमंत्री शायद इसलिए ना मुड़वाए हो क्योंकि वो नॉन बायोलॉजिकल है। इन्होंने सिंपैथी कार्ड के नाम पे अपने माँ को तो आगे कर दिया, लेकिन ये भूल गए कि इनकी खुद की जो भाषा इतनी असभ्य है, जैसे कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा, ललटेन वाली जमात। ये सारे बयान बीजेपी के मंच से कोई और नहीं बल्कि खुद हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री दिए हैं। अब थोड़ा गाली के लिए बिहार बंद करने वालों की भी मेंटेलिटी देख लेती तो ऐसा होता है कि ये लोग काफ़ी सभ्य भाषा का प्रयोग करते होंगे, काफ़ी संस्कार और शरीफ लोग हैं। लेकिन जरा आप भाजपा के सभ्य और संस्कारी सम्राट चौधरी के इस बयान को सुनिए।
अरे सिर्फ मेरे तरफ देख लीजिए, मैंने क्या किया, विरोधी दल का नेता हुआ तो एक नेता को इतना गाली दिया कि पूरे प्रदेश में सिर्फ सम्राट चौधरी दिखने लगे। ये बता रहा है कि ये कैसे पटना के गलियों से निकल करके बिहार के डिप्टी सीएम के पद तक पहुंचे। काफी स्ट्रगल भरी कहानी है ना इनकी। खैर आगे बढ़ते हैं। अब आप जरा इनकी मेंटेलिटी को भी सुन लीजिए। ये है दिलीप जायसवाल, जो प्रधानमंत्री के भावनाओं को सुन करके आंसू न बहा। आते हैं, अरे गाली बकना, उल्टा सीधा बोलना, हमको बोलिए ना 50 गाली राहुल गांधी को बक देंगे। हमारे गांव में तो और खतरनाक गाली सब लोग बोलता है। मास्टर को भी बोलते थे, पढ़ाने के वक्त तो बोलते थे मत तोरी मैं मास्टर बात के ना पढ़ जाए। तो कौन गाली, ये राहुल गांधी को पता नहीं है कि गाली ये अपनी गुरु का सम्मान नहीं कर पाए। अब जरा आप ये सोच कर देखिए, जब तक आप अपने टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप कुछ सीख नहीं पाएंगे अपने टीचर से। खैर अब आप जरा गोपाल मंडल के इस बयान को सुनिए। हम लोगों की भाषा ही, कल्चर ने हम लोगों का भाषा ही है। हाँ। एक भाई बोलते है ये सब भाष्य है, किसी को गाली फाली नहीं देते हैं। ये देखकर आपको नहीं लगता कि गाली को नॉर्मलाइज किया जा रहा है? अगर इतना ही सम्मान्य है गाली, सम्मान्य भाषा है, आपके भाषा में है, तो क्या आप घर पे भी ऐसे इसी लहजे में बात करते होंगे? नहीं ना। तो फिर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करिए, इसको नॉर्मलाइज करने के बजाय। तो एक तरफ वो लोग हैं जो वोट चोरी, एसआईआर जैसे सीरियस मुद्दों को जनता के बीच जाकर के समझा रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं। दूसरी तरफ गालीबाजों की फौज घरियाली आंसू निकाल रहे हैं। अब इनके समर्थकों द्वारा बिहार को कैसे बंद किया गया, ग्राउंड लेवल पे क्या क्या चीजें हुई, इसको भी देख लीजिए। अब आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में दिख रही महिला कोई चोर नहीं है, बल्कि एक टीचर है जो अपने डेली रूटीन के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाने जा रही है। माँ के नाम पे बिहार बंद करने वालों ने इस महिला को कैसे ह्यूमिलिएट कर रहे हैं देख लीजिए। दुख की बात तो यह है कि इस महिला का बेटा प्रधानमंत्री नहीं है, नहीं तो इसके लिए भी आवाज़ उठाते लोग। खैर आप एक बार सोच कर देखिए कि ये महिला कितनी ट्रॉमेटाइज फील कर रही होगी। घर पे जाकर जब अपने फैमिली, अपने बच्चों और घर वालों को कैसे फेस की होगी, उसके बच्चे जब ये वीडियो देखेंगे तो कैसा फील होगा, जरा आप सोच कर देखिए। ऐसे ही तरह तरह के वीडियो फुटेज आए बिहार के अलग अलग हिस्सों से, जिसमें किसी को बेरहमी से पीटा जा रहा था तो किसी को इमरजेंसी में भी जाने से रोका जा रहा था। मिला जुलाकर बीजेपी के सिंपैथी कार्ड के नाम पे हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के मां को आगे करना, ये भी बैकफायर कर जाता है। पूरी तरह से नाकाम रहती है अपने डैमेज कंट्रोल करने में। फिर ये लोग महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला बिहार में भी अप्लाई करने का सोचते हैं और तब एंट्री होता है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। बीजेपी वालों का मानना था कि 10,000 एक बड़ा रकम होता है, इसके थ्रू बिहार के महिलाओं को रिझाया जा सकता है। बट ये योजना भी कुछ खास असर नहीं करता है, क्योंकि ये पैसा जो दिया गया था ये लोन के तौर पे दिया गया था। और बिहार की महिलाएं भी कहीं ना कहीं ये पैटर्न समझ गई है कि इन लोगों को हमारी याद सिर्फ चुनाव के टाइम ही आती है। अब आप इस वीडियो के माध्यम से बिहार के हर महिला के विचार को समझने की कोशिश कर सकते हैं। 10,000 रुपया दिए हैं। 10,000 कोई किसको दिया है? लोन दिया है, महिला लोग को बिजनेस करने को दिया है। 10,000 में कौन बिजनेस होता है? महिला लोग मजबूत होगा। काहे होगा? 10,000 में कुछ नहीं पुरता है। चोरी जैसे सीरियस एलिगेशन को काउंटर करने के लिए इतने सारे अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स के बाद बीजेपी अपना सबसे पावरफुल वेपन का यूज करती है, वो है सीबीआई ईडी। आपने नोटिस किया होगा जब भी इलेक्शन आता है कुछ नेता जेल चले जाते हैं, पर सिर्फ अपोजिशन वाले नहीं जाते हैं। हर इलेक्शन से पहले सेम स्टोरी, सेम स्क्रिप्ट,
अलग राज्य, अलग नेता, पर एंडिंग सेम। चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, हेमंत सोरेन हो, अभिषेक बनर्जी हो, सब इलेक्शन के समय अंडर इन्वेस्टिगेशन रहते हैं। अरविंद केजरीवाल, मार्च 2024 लोकसभा के पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया जाता है। साल भर से इनके ऊपर एक्साइज पॉलिसी का केस चल रहा होता है, पर इनको अरेस्ट तब किया जाता है जब इलेक्शन की रैलियां निकलने लगती हैं। हेमंत सोरेन, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को जनवरी में लैंड स्कीम केस में ईडी अरेस्ट करती है। इस टाइम स्टेट इलेक्शन गेट पर था, एक सीएम जेल में और बीजेपी ग्राउंड पे अपना कैंपेन शुरू करती है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। हेमंत शर्मा जी करप्ट थे या नहीं थे? चलो भैया, अमित भाई जवाब दीजिए। जी मैं जवाब देना नहीं चाहता इसका, इस तरह से क्वेश्चन नहीं करते। आप क्रोनोलॉजी समझिए। जो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है उसका केस धुल जाता है। देश की सबसे तेज वॉशिंग मशीन अगर कोई है तो वो है ईडी। इस तरह से देश की एजेंसियां बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए एकमात्र टूल किट बन करके रह गई हैं। अब आप अमित शाह के इस बयान को सुनिए कि अगली बार तेजस्वी चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। ये धमकी अमित शाह अपने सबसे पावरफुल वेपन सीबीआई और ईडी के दम पे दे रहे हैं। अब जैसे ही चुनाव कैंपेन का अंतिम समय आ रहा था, वैसे ही तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी को दिल्ली जाना पड़ता है। आईआरसीटीसी घोटाले के केस में कोर्ट इन पे आरोप तय करती है और तेजस्वी यादव पे ये आरोप लगाती है कि उनकी माता पिता के सरकार रहते हुए उनको फ़ायदा पहुंचाया गया, कम दाम में ज़मीन मिली है उनको। सीबीआई ईडी कभी जय शाह पे आरोप नहीं लगाती कि उनके पिता अमित शाह के होम मिनिस्टर रहते हुए उनको तरह तरह के फ़ायदे पहुंचाए गए, जैसे बिना किसी क्रिकेट नॉलेज के, बिना किसी क्रिकेट एक्सपीरियंस के उनको बीसीसीआई का हेड बना दिया जाता है और आगे चल के उनको आईसीसी का चेयरमैन भी बना दिया जाता है। ऐसे तमाम नेता बीजेपी में भरे पड़े हैं जो अपने पुत्र मोह में आकर के जनता के पैसे को कैसे अपने बेटों के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, इसी के बारे में सोचते रहते हैं। हाल ही में आपने E20 पेट्रोल के बारे में सुना होगा। बेसिकली E20 पेट्रोल में होता यह है कि पेट्रोल में जो है शुगर केन को मिक्स किया जाता है। तो शुगर केन को जो सप्लाई करने वाली कंपनी है उसका स्टैक जो है नितिन गडकरी के बेटा पहले से ही खरीद लेते हैं और इस तरह नितिन गडकरी के बेटा का जो नेटवर्थ है रातों रात कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन सीबीआई और ईडी कोई इनमें से कोई भी नितिन गडकरी के बेटों पे आरोप नहीं लगाता। लालू यादव और तेजस्वी यादव का क्या कहना है उसे भी देख लेते हैं। देखिए, कोर्ट का सामान्य प्रक्रिया है और आप सब लोगों को पता है कि ये सामान्य प्रक्रिया है और आज कोर्ट ने बुलाया था और हम लोग गए थे। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और तूफानों से लड़ने में मज़ा ही कुछ और है। आपको क्या लगता है, क्या ये डर्टी पॉलिटिक्स है या हमारे देश की एजेंसियां सत्ता पक्ष के लिए एकमात्र टूल किट बन करके रह गई हैं? कमेंट में अपना पीओवी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।